नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो बायोलॉजी है उसको स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे का आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी नए हो, जो देख रहे हो पहली बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जितने भी आपके साथी हैं उन्हें अपने इस चैनल के साथ जोड़ लें, ताकि उनको भी ये फायदा हो सके और वो भी अपने साथ साथ तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबको पता है कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, हमने जो स्टार्ट किया था ये प्लांट एनाटॉमी, और प्लांट एनाटॉमी में भी सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था वहां पे विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके बारे में कल मैंने पूरा आपको समझाया था। इसके साथ साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, वो कल हम पढ़ चुके थे। आज उससे आगे, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, आज उनका जो वर्गीकरण है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो विभजोतक जो ऊतक होते हैं उनको उनकी उत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। इसी तरीके से हमने उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है, इस तरीके से जितने आधार उनके बने हैं उस आधार पर हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हो गए इसके? इसका हो गया, एक हो गया प्राक विभजोतक, प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभजोतक। दूसरा हो गया इसका प्राथमिक विभजोतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। और तीसरा हो गया इसका द्वितीयक विभजोतक। अब इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इन्हें आप यहां पे ध्यान से देखते जाना। देखिए, प्राक विभजोतक, जैसा इसका नाम है, प्राक का मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत पुराना, जो कि है अभी पुराना है, जिसके अंदर अभी विभेदन होना बाकी है, यानी कि वो पूरी तरह से पूर्ण विकसित नहीं है। ऐसा विभजोतक जो कि बहुत पुराना है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि प्राक विभजोतक कौन से होंगे। और इसके साथ साथ ये क्या होगा, एक बहुत अच्छा लक्षण है कि ये भ्रूणावस्था के दौरान उपस्थित होता है। ये कहां उपस्थित होता है? जब भ्रूण का निर्माण होता है उसी वक्त जो प्राक विभजोतक है वो वहां पर स्थित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राथमिक विभजोतक की, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राथमिक विभजोतक होता है, इसका जो निर्माण होता है वो इसी प्राक विभजोतक से होता है। देखिए, मैंने बोला कि जो प्राक विभजोतक है, जो प्रोमेरिस्टेम है, वो अभी पूर्ण विकसित नहीं है, अल्प विकसित है। जब इसका विकास होता है, इसी से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक विभजोतक का निर्माण होता है। तो प्राथमिक विभजोतक किससे बनता है? प्राक विभजोतक से निर्मित होता है। यहां तक समझ में आया कि भाई इसका निर्माण किससे हो गया? प्राक विभजोतक से हो गया। इसके साथ साथ देखिए, इसका नाम जैसा दे रखा है कि प्राथमिक विभजोतक है, इसका मतलब ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। प्राथमिक वृद्धि। अब प्राथमिक वृद्धि किसी भी पादप में, प्राथमिक वृद्धि से मतलब क्या होता है? उसकी लंबाई में वृद्धि से होता है। हमेशा याद रखना आप इसे कि प्राथमिक वृद्धि से मतलब क्या है? उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और जो चौड़ाई में वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दोनों हो गए आपके सामने। अब इसके बाद में जो बनता है वो है द्वितीयक विभजोतक बनता है। अब इस द्वितीयक विभजोतक का जो निर्माण है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है जो स्थायी ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतकों की सेल्स में पुनः विभाजन क्षमता का निर्माण होना,
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या कहना चाहता है कि द्वितीयक विभजोतक कौन से होते हैं कि जो स्थायी ऊतक होते हैं। अब आपको जब मैंने कल बताया था कि एक तो विभजोतक थे, एक स्थायी ऊतक थे। जो स्थायी ऊतक होते हैं उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये कल हम बात कर चुके थे। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जो स्थायी ऊतक होते हैं, इन स्थायी ऊतकों में भी वापस से पुनः विभाजन की जो क्षमता है वो उत्पन्न हो जाती है। और जब ये उत्पन्न होती है तो इसी क्रिया को एक नाम दिया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विभेदन या निर्विभेदन, डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि आपके पहले भी पूछा जा चुका है, आरपीएससी के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है विभेदन क्या होता है। तो समझें इसे कि स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं में जब पुनः से वापस से विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेदन या निर्विभेदन कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये कब बनती है? जब क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हो गया कि द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी कि जब द्वितीयक वृद्धि की क्रियाएं होती हैं उस वक्त क्या होता है? विभेदन या निर्विभेदन की क्रिया होती है। और इनसे किसका निर्माण होता है? द्वितीयक विभजोतक का निर्माण होता है। तो अब आपके सामने जो इनकी उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया 3 प्रकार के हो गए, एक बार फिर से देख लें। 3 प्रकार के हो गए, प्राक विभजोतक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राक विभजोतक जो कि बहुत पुराने होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और अल्प विकसित होते हैं, जिनके अंदर अभी विभेदन की जो क्षमता है वो नहीं, उनका विभेदन नहीं हुआ है, ये मानो आप तो, ठीक है। तो ये भ्रूणावस्था के दौरान उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जब बात करेंगे प्राथमिक विभजोतक, जिनका निर्माण प्राक विभजोतक से होता है, ठीक है। और प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी किसमें वृद्धि करते हैं? ये लंबाई में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन अंदर से निकाले जाते हैं ना, वो इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट द्वितीयक विभजोतक, जो कि स्थायी ऊतकों की कोशिका में पुनः विभाजन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके दौरान ऐसा होता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेदन या निर्विभेदन, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया है अपना क्या? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राक, प्राथमिक और द्वितीयक। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो होते हैं स्थिति के आधार पर। किस आधार पर? स्थिति के आधार पर। और ये भी कितने प्रकार के होंगे उसे भी देख लेते हैं एक बार। बात करते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर भी इनको क्या बांटा जाता है? यानी जो तना है, जो जड़ है, उनमें कहाँ वो स्थित है, उनकी जो स्थिति है उसके आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है शीर्षस्थ, या जिसे हम कहते हैं एपिकल। नेक्स्ट दूसरा, एक तो हो गया आपका शीर्षस्थ, दूसरा होता है उसे कहते हैं अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी, इसको कहते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पार्श्व विभजोतक, पार्श्व विभजोतक, या जिसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो 3 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से 3 प्रकार कौन कौन से हो गए इसके? एक हो गया शीर्षस्थ, एक हो गया अंतर्वेशी, या जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी, और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है इसका पार्श्व या लेटरल। तो ये 3 प्रकार हैं इसके स्थिति के आधार पर। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी? शीर्षस्थ की। तो जैसे इसका नाम दे रखा है तो ये कहां उपस्थित होगा भाई? शीर्ष भागों में उपस्थित होगा, शीर्ष भाग में उपस्थित होगा या नहीं? क्योंकि जैसा इसका नाम है कि शीर्ष भागों में उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं।
अब किसी भी पादप में दो प्रकार के शीर्ष होते हैं, क्योंकि देखो या तो पादप है उसका एक प्ररोह शीर्ष होता है जिससे कि उसके तने का निर्माण होता है, एक उसका मूल शीर्ष होता है जिससे कि उसकी जड़ का निर्माण होता है, जो मूल तंत्र है उसका निर्माण होता है। तो अब शीर्ष भागों में भी कितने शीर्ष हो गए इसके, एक तो हो गया इसका प्ररोह शीर्ष और एक हो गया इसका मूल शीर्ष। प्ररोह शीर्ष को क्या कहते हैं, शूट एपिकल एपेक्स, और ये होता है इसका रूट एपेक्स। मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बताता चल रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो शीर्ष कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के जो इनके शीर्ष हो गए हैं, एक हो गया इसका प्ररोह शीर्ष और एक हो गया इसका मूल शीर्ष। अब प्ररोह शीर्ष से तो किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है, और इससे किसका निर्माण होता है, जड़ या मूल का निर्माण होता है। ये समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, जो शीर्ष पर है इसका मतलब शीर्ष में लंबाई में तो वृद्धि करेगा, जो शीर्ष वाले भाग हैं उसके अंदर बार बार विभाजन होगा, ये ऐसा विभजोतक है जो कि शीर्ष भाग पर है। तो जब शीर्ष पर है तो ये लंबाई में वृद्धि करेगा, और लंबाई में वृद्धि हो रही है इसका मतलब किस में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को क्या कहेंगे हम, प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार यही है, क्योंकि ये किस में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ये जो पादप है उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई जो बढ़ती है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो ये शीर्षस्थ एपिकल आपको समझ में आ गया। शीर्षस्थ एपिकल या शीर्षस्थ या जो एपिकल है विभजोतक, वो क्या हो गया, प्राथमिक में वृद्धि करता है या लंबाई में वृद्धि करता है। दो प्रकार के शीर्ष हो गए, प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष। अब बात करते हैं इंटर कैलेक्स जो कैलेरी होता है, यानी कि अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी जो विभजोतक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से हम इसे देखें तो अंतर्वेशी यानी कि किसी ना किसी दो चीजों के बीच में होगा। जैसा अंतर्विष्ट है, इंटर कैलेरी दो चीजों के बीच में है, तो किस किस के बीच में होता है ये होता है पर्व संधियों के मध्य, पर्व संधियों पर उपस्थित। अब पर्व और पर्व संधियां जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड और नोड, इनके ऊपर होता है। समझो पर्व संधियां और पर्व क्या होती हैं, एक बार इन्हें देखें। देखिए ये एक तना है, ठीक है। इस तने में जैसे आपने गन्ना देखा होगा, आपने घास देखी होगी, उनके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से यहां पर एक ठोस भाग होता है जहां से क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। ये समझो ना आप, जहां से पत्तियां निकलती हैं वो भाग क्या कहलाता है, इसका नोड कहलाता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, पर्व संधियां कहते हैं। और जो ये वाला भाग है बीच वाला, वो क्या कहलाता है, ये तो क्या हो गई है इनकी नोड, और ये क्या है इसका इंटर नोड। तो यहां पर जो ये पाया जाएगा विभजोतक, वो कौन सा विभजोतक होता है, वो होता है अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभजोतक होता है, जिसे कि इंटर कैलेरी जो मेरिस्टेम है वो कहा जाता है। तो ये कहां पर होगा, पर्व और पर्व संधियों पर उपस्थित होता है। ये आपको समझ में आ गया, नोड कौन सी है और इंटर नोड कौन सी है, ठीक है। जैसे घास हुआ, घास के अंदर आपने देखा होगा गन्ना हुआ, गन्ने में भी आपको दिखता है साफ, जहां पे साफ दिखाई देता है उनकी बात करते हैं। तो ये कहां पर पाया जाता है, यहां पर। दूसरा, ये भी क्या करेगा, जब यहां पर वृद्धि होगी तो इससे तने की लंबाई में तो वृद्धि होती है, जब ये यहां पे वृद्धि करेगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये भी किसके लिए जिम्मेदार होता है, लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, ये वाला अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी जिसे हम कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, पार्श्व या लेटरल। पार्श्व का मतलब होता है साइड में, जो कि किसी तने में या मूल में साइड में जो होंगे, जो साइड में होंगे। यानी अगर मैं इस तरह, ये तना है तो इसके कौन से वाले भाग पर, यहां पर साइड में, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो ये पार्श्व की बात करें तो कहां पर पाए जाते हैं, ये पार्श्व भाग में पाए जाएंगे, यानी कि साइड्स में,
ठीक है। इसके अलावा ये किस में वृद्धि करते हैं? चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, चौड़ाई या मोटाई जिसे कहते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। और जो चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। समझ में आया यहां तक कि पार्श्व भागों में पाए जाएंगे, चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि होगी या द्वितीयक वृद्धि जिसे कहते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपका पार्श्व विभजोतक जिम्मेदार होता है। तो ये हुआ आपका स्थिति के आधार पर, यानी स्थिति के आधार पर कितने हो गए हैं? 3 प्रकार हो गए हैं इनके। कौन कौन से हो गए हैं? सबसे पहले शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक। जो शीर्षस्थ है जिसे शीर्ष भागों में पाया जाएगा, प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष 2 आपके शीर्ष हो गए, जिससे कि तने और जड़ का निर्माण होता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अंतर्विष्ट, अंतर्वेशी या जिसे इंटरकैलरी कहते हैं, जो कि पर्व एवं पर्व संधियों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसे यानी इंटरनोड और नोड पर होते हैं, लंबाई के लिए वृद्धि करता है। पर्व और पर्व संधियां आपके समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट है पार्श्व या लेटरल, जो कि पार्श्व भागों में या साइड में उपस्थित होते हैं। चौड़ाई में वृद्धि करते हैं जिससे कि द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिससे कि तने की मोटाई में वृद्धि होती है। इसी से वार्षिक वलयों का निर्माण होता है। हाँ, जब देखिए भाई आपको पता है कि जब इसमें यह होगा कि द्वितीयक वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर जो वार्षिक वलय है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि वार्षिक वलयों के निर्माण के लिए कौन सा विभजोतक जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? पार्श्व विभजोतक, क्योंकि इसी से मोटाई में वृद्धि होती है। जैसे जैसे मोटाई में वृद्धि होती है, वार्षिक वलयों का निर्माण भी होता है। इसे नोट डाउन करें और एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए ये हो गया है स्थिति के आधार पर, जिसके अंदर शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक हो गए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो विभजोतक है उसके कार्य के आधार पर, कि कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हेबरलैंड, उन्होंने इसे कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो अभी उन्हें देखते हैं हम किस आधार पर? कार्य के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि अभी देखिए आपके समझ में आएगा क्यों होती है संभावना। सबसे पहले कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, फिर भी आप याद रखना एक वैज्ञानिक है जिन्हें कहा है हेबरलैंड। हेबरलैंड के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म। नेक्स्ट होता है प्रोकेम्बियम। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, प्रोटोडर्म को हम कहते हैं सबसे पहले, इसको कहते हैं अधित्वक, हिंदी भी लिखते जाओ, अधित्वक। इसको हम कहते हैं प्राक एधा, और इसे हम कहते हैं भरण विभजोतक। 3 भाग हो गए। कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आएगा आपका प्रोटोडर्म या अधित्वक, दूसरा हो गया प्रोकेम्बियम या प्राक एधा, और तीसरा हो गया ग्राउंड मेरिस्टेम या विभजोतक। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी प्रोटोडर्म की, तो इसका मुख्य काम हो गया कि इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का निर्माण होता है। और एपिडर्मिस क्या होती है? किसी भी जो कोशिका है या कोई भी जीव है, उसकी जो सबसे बाहरी परत बनती है वो किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है। तो ये आपको पता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सब आपने नाम सुने हुए हैं। तो उन्हीं में से जो एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहरी जो आवरण है वो एपिडर्मिस का बना होता है। और इस एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? प्रोटोडर्म जो अधित्वक होते हैं, जो कि किसका भाग है? एक विभजोतक ऊतकों का भाग है, उन्हीं को, उनसे होता है
इसका निर्माण होता है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट प्रोकेम्बियम। इस प्रोकेम्बियम में क्या होता है, इस प्रोकेम्बियम से किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है जाइलम व फ्लोएम का। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। इस जाइलम को तो हिंदी में हम कहते हैं दारू ऊतक और इसे हम कहते हैं पोषवाह ऊतक। आप हिंदी भी याद करते जाएं इनकी। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण किससे होता है, प्रोकेम्बियम से होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप याद करते हुए चलें, नोट डाउन करते चलें। स्क्रीनशॉट के लिए जब मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट लें, पहले एक बार इसे पूरी जो क्लास है इसे समझा करो। समझने के बाद में जहां स्क्रीनशॉट कह रहा हूं वो स्क्रीनशॉट लीजिए और जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो इसी तरीके से, और ये रिपीटेशन हो जाए आपका। जब भी आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें याद आ जाएंगी। जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हो गया। और जाइलम और जो फ्लोएम है इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इनको संयुक्त रूप से कहते हैं संवहनी ऊतक, वेस्कुलर। जो वेस्कुलर जो बंडल है उनके अंदर किसे रखा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को रखा जाता है। ये दोनों संवहनी ऊतक या संवहनी वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कहलाते हैं। ये दोनों, इनके जो कार्य हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि जो जाइलम होता है उसका काम तो क्या होता है, जड़ों से जो भी पोषक तत्व है उसे ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का जो काम होता है वो क्या होता है, पत्तियों से जितने भी भोज्य पदार्थ बनते हैं उसको पादप में, पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम होता है। किस तरीके से याद रखेंगे, छोटा सा एक को याद रखो। अब फ्लोएम, तो फ्लोएम से फ्लो बनता है, और फ्लो किस तरफ होता है, हमेशा जो भी बहाव होगा वो हमेशा ऊपर से नीचे होता है। फ्लो किधर होता है, ऊपर से नीचे होता है। सिंपल एक जनरल बात है। तो फ्लो कहाँ होगा, ऊपर से नीचे। तो ऊपर क्या है, पत्तियां हैं, तो पत्तियों से पूरे शरीर तक फ्लोएम काम करेगा। तो नीचे से ऊपर ले जाने का काम किसका होगा, वो काम होगा जाइलम का होगा। तो यहां तक समझ में आएगा कि प्रोकेम्बियम से किसका निर्माण होता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। इसके साथ साथ इसको दारू ऊतक या पोषवा ऊतक कहते हैं, और संयुक्त रूप से ये संवहनी ऊतक कहलाते हैं। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट जो आता है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम या भरण विभजोतक कहते हैं, और इस भरण विभजोतक से किस किस का निर्माण होता है वो एक बार देख लीजिए। इससे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद में आता है इसके अंदर पित्त, मेडुलरी रेज। ठीक है, तो इन सब का निर्माण किससे होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम से होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल को हम कहते हैं परिरंभ, परिरंभ कहलाता है। यह होती है मज्जा, इसे हम कहते हैं मज्जा रश्मि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या याद रखना है, कार्य के आधार पर भी विभजोतक के क्या क्या कार्य होते हैं उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हो गए, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, अधित्वक, प्राकेधा और भरण विभजोतक। जिससे अधित्वक है, जिससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। बाकी बचे हुए भागों का निर्माण किससे होता है, इससे होता है ग्राउंड मेरिस्टेम से होता है, विभजोतक से होता है, भरण विभजोतक से होता है। किस किस का निर्माण होता है, हाइपोडर्मिस का, कॉर्टेक्स का, एंडोडर्मिस का, पेरिसाइकिल का, पित्त का और मेडुलरी रेज का। इन सभी का निर्माण किससे होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम से होता है। और प्रोकेम्बियम से या प्राकेधा से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। तो ये हो गए इसके कार्य। अब एक बार इन सभी को अपन एक डायग्राम के रूप में देख लेते हैं, ताकि क्या है ज्यादा समझ में आ जाता है, उससे समझो आप इसे। ये एक सबसे भारी भाग हो गया, ये उसके अंदर। तो जो सबसे भारी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं,
एपिडर्मिस कहते हैं। समझ में आया? एपिडर्मिस के जो अंदर वाला भाग होगा इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के जो अंदर भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं? ये वाला भाग। हाइपोडर्मिस के जो अंदर होगा उसे क्या कहा जाता है? ये कहलाता है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के जो बीच का ये भाग है, ध्यान से समझना, एक एक को याद रखना है, क्योंकि आगे तक जितना हम पढ़ते जाएंगे ये काम आएगा बार बार। तो जो ये बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कॉर्टेक्स। क्लियर? फिर उसके अंदर वाला जो है भाग है ये कहलाता है पेरिसाइकिल, परिरंभ कहलाता है। ठीक है, परिरंभ के अंदर जो सबसे मध्य का भाग है, ये जो सबसे मध्य का भाग है, और इसी भाग के चारों तरफ इस तरीके से कुछ बंडल पाए जाते हैं जिसे हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। संवहनी जो बंडल हैं वो पाए जाते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एक साथ उपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जैसे मैंने अभी ये बताया, जाइलम फ्लोएम जो संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? संवहनी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन बंडलों में ही यहां पर ये क्या पाए जाते हैं? ये जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये हो गए। और जो बीच वाला ये भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पित्त, मज्जा। ठीक है, यहां से ये बीच वाला जो भाग है, इसी भाग से इनके मध्य से होते हुए ऐसे किरण समान रचनाएं निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। किस तरीके से हो गया ये, एक एक को वापस देखते हैं एक बार, कि सबसे पहले जो सबसे भारी भाग हो गया वो क्या कहलाएगा? आपका एपिडर्मिस कहलाएगा। एपिडर्मिस के बाद में आपका हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में जो भाग है उसे हमने कहा एंडोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो भाग है वो कहलाता है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, फिर ये बाद में आएगा पेरिसाइकिल, जो मध्य में है एकदम वो आएगा आपका मज्जा या पित्त, इससे जो निकल रही है किरण समान रचनाएं वो मेडुलरी रेज, तथा ये होंगे इसके जाइलम और फ्लोएम या संवहनी बंडल कहलाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से कार्य के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। तो ये था कार्य के आधार पर जो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम तथा ग्राउंड मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो होता है विभाजन तलों के आधार पर, कि विभाजन तलों के आधार पर कितने भागों में इसे बांटा गया है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है उत्पत्ति के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर, और अब था एक कार्य के आधार पर। और नेक्स्ट और लास्ट जो आपका है वो है विभाजन तलों के आधार पर। तो देखते हैं विभाजन तलों के आधार पर, विभाजन तलों के आधार पर, विभाजन तलों के आधार पर इसे वही 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने अभी सबसे पहले देखा, सब 3-3 भागों में बांटा गया है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है शिरा विभजोतक, जिसे कि हम कहते हैं रिब या फाइल मेरिस्टेम। नेक्स्ट दूसरा जो आता है, पहला हो गया शिरा विभजोतक, दूसरा आता है पट्टिका विभजोतक, पट्टिका या जिसे हम कहते हैं प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं सहती विभजोतक या मैसिव मेरिस्टेम। सहती या मेरिस्टेम विभजोतक। तो इस तरीके से इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके इन्हें भी समझने की कोशिश करें आप।
शिरा विभजोतक, पट्टिका विभजोतक और संहति विभजोतक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं शिरा विभजोतक या रिब जो मेरिस्टेम है, इसकी विशेषता क्या होगी कि इसके अंदर जो विभाजन होता है, विभाजन के तलों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो हम इसमें विभाजन किस दिशा में होगा उसके आधार को देखते हुए बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो विभाजन है वो किस दिशा में होगा उसके आधार पर, तो इसमें विभाजन एक तल में होता है, एक तल में विभाजन होता है। ध्यान से समझना, एक तल का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है हमें, ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लें ये कोशिका है, ठीक है, तो इसका जो विभाजन है वो केवल एक ही दिशा में होगा। इसी दिशा में दूसरी नई कोशिका बनेगी कि जैसे इस कोशिका से दूसरी कोशिका ये बन गई, फिर इससे इसी दिशा में, इससे इसी दिशा में, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता है, एक ही तल में होता है, एक ही दिशा में इसका जो विभाजन वो होता है, वो एक ही तल की बात करेगा। क्लियर रहेगा। इससे अगर हम बात करें तो इससे कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स व पित्त का निर्माण होता है। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल में, अगर पूछे कि कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण जो किसके आधार पर होता है, तो वो एक तल जो विभाजन होता है उसके आधार पर होता है, जो कि कौन सा विभाजन होता है, विभजोतक है, शिरा विभजोतक में ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पट्टिका या प्लेट मेरिस्टेम। इसके अंदर क्या होता है, जो विभाजन होता है वो दो तलों में विभाजन, और दो तलों में भी कैसे, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत विभाजन, एक दूसरे के लंबवत जो विभाजन होता है, इसके अंदर किस तरीके का विभाजन होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। समझो किस तरीके से कि अगर ये एक कोशिका है, इस कोशिका में जो विभाजन होगा वो इस दिशा में भी होगा और इसके लंबवत या तो नीचे या ऊपर, दोनों दिशाओं में होगा। तो इससे एक कोशिका यहां बनेगी और एक कोशिका यहां बनेगी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट विभाजन होगा वो इस दिशा में होगा और फिर इस दिशा में होगा, तो यानी एक कोशिका फिर यहां बनेगी और अगली कोशिका यहां बनेगी। तो इसी तरीके से वो आगे की तरफ चलता जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इसके दौरान क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। ध्यान से समझना और ध्यान रखना इन बातों को, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो याद रखने योग्य हैं आपके, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके दौरान पट्टिका जो मेरिस्टेम है, जिसके अंदर दो तलों में विभाजन होता है या एक दूसरे के लंबवत तलों में विभाजन होता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है संहति या मैसिव मेरिस्टेम, जिसके अंदर क्या होता है, जो विभाजन है, इसके अंदर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पत्ती का निर्माण। ठीक है, इसके अंदर कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण था, उसमें पत्ती का निर्माण हो गया। नेक्स्ट जो बात करते हैं संहति या मैसिव मेरिस्टेम, इसके अंदर जो विभाजन है वो सभी तलों में विभाजन होता है, चारों तरफ होता है। यानी समझने वाली बात है कि अगर ये कोशिका एक है तो इससे ऊपर की दिशा में भी, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, चारों दिशाओं में कंटिन्यू विभाजन होगा। और जब कंटिन्यू विभाजन होगा तो इसका आकार बढ़ता जाएगा। और इस विभाजन के दौरान किस में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपर में, जहां से हम ये कहते हैं कि यार ये तो हमें समझ में नहीं आया, ये तो हमें याद ही नहीं रहा। याद रखने योग्य बातें हैं ये सारी, कि यहां से पट्टिका जो होता है, जिससे कि दो तलों में विभाजन होगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर सभी तलों में विभाजन हो रहा है, यानी कि मैसिव मेरिस्टेम की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी वजह से आयतन में वृद्धि होती है। साथ साथ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इससे एम्ब्रियो व एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एम्ब्रियो को क्या कहते हैं हम, भ्रूण, और इसको हम कहते हैं भ्रूणपोष।
भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये था आपके सामने विभाजन तलों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। शिरा, दूसरा होता है इसका पट्टिका और तीसरा है इसका स्थूल या इसका एक नाम और है स्थूल या संहति, स्थूल भी कहते हैं इसे, ठीक है। मैसिव मेरिस्टेम, तो रिब, प्लेट एंड मैसिव मेरिस्टेम हो गया। रिब के अंदर एक तल के अंदर विभाजन होगा, ठीक है, एक ही दिशा में होगा, जिससे कि कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट 2 तलों में विभाजन होता है। प्लेट मेरिस्टेम में 2 तलों में या एक दूसरे के लंबवत विभाजन होता है इस तरीके से, जिससे की वजह से क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों का जो पत्तियों का निर्माण होता है उस दौरान ये होता है। नेक्स्ट जो होता है संहति या मैसिव मेरिस्टेम, जिसके अंदर की सभी तलों में विभाजन होता है, आयतन में वृद्धि होती है, एम्ब्रियो तथा एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो ये था आपके जो विभजोतक हैं उनके प्रकार, ठीक है, कि इनका जो वर्गीकरण है किस तरीके से इन्हें किया गया है। तो आज की क्लास इतनी ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।